हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीवोक ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, राइट। यानी हम जहाँ जहाँ से सोर्स से कैपिटल कलेक्ट कर रहे थे उनके बदले में हमें रिटर्न्स जो देने पड़ रहे थे। अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स की तो हमें इंटरेस्ट पे करना हो रहा था, और बात कर रहे थे प्रेफरेंस की तो उन्हें डिविडेंड पे करना हो रहा था, राइट। तो हमें एक्चुअल में जितना हम कैपिटल कलेक्ट कर रहे थे, अलग अलग सोर्स से फंड एकत्रित कर रहे थे, तो उनको बदले में हमें कॉस्ट चुकानी हो रही थी, है ना। तो उसी को हम कह रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आज उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने जो मेथड्स पढ़ी थी, तो फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था ऋण पत्र की ऋण पूंजी की लागत, पूंजी की लागत हमने पढ़ी थी, राइट। उसके बाद हमने पढ़ी पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत। आज हम पढ़ रहे हैं अंश पूंजी, जो शेयर कैपिटल है, जो इक्विटी है, समता अंश है, समता अंश पूंजी की लागत की बात कर रहे हैं आज। किसकी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता ही है कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, राइट। उनको वोटिंग राइट्स होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, ऑनर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनके इंटरेस्ट, इनको क्या पे किया जाता है? डिविडेंड। इंटरेस्ट तो डिबेंचर होल्डर को, तो इनके डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है अकॉर्डिंग टू मार्केट। क्या होता है कि कभी इनको हाई रेट से रिटर्न्स मिल जाते हैं डिबेंचर होल्डर्स को, तो कभी लोअर रेट पर, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि इनको कोई भी डिविडेंड या कोई भी राशि नहीं प्राप्त होती है, कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, यानी इन पर फिक्स डिविडेंड नहीं है। और साथ ही साथ इनको कैपिटल रिटर्न जब वाइंड अप होता है कंपनी का, तो इनको कैपिटल रिटर्न प्राप्त होने का भी अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है, इसमें भी 3 टेक्निक्स हैं, 3 मेथड्स कह सकते हो। तो सबसे पहले आपको दिख रही होगी लाभांश प्राप्ति, ये आप देख सकते हैं समता अंशों पर लाभांश की दर पूर्व निश्चित नहीं होती है, मैंने आपको बता ही दिया। इनकी डिविडेंड की रेट क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। फिर इनकी मेथड्स हैं, मेथड्स हैं, विधियां हैं। क्या है विधियां? विधियां इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फर्स्ट है लाभांश प्राप्ति विधि, जिसको डिविडेंड यील्ड मेथड कहते हैं। दूसरी है उपार्जन प्राप्ति विधि, जिसको अर्निंग यील्ड मेथड कहा गया है। और थर्ड है लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश वृद्धि विधि, इसको कहा गया ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। क्या होती है ये मेथड्स, और इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, और क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेथड आ रही है यहाँ पर लाभांश प्राप्ति विधि। ये आ गई लाभांश प्राप्ति विधि। हम इसको एक बार देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। समता अंश धारकों को प्राय लाभांश पर आधारित विधि होती है। यानी क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिन जिन लोगों ने यानी अंशधारियों ने हमारा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, राइट, तो उनको हम क्या पे करते हैं? डिविडेंड पे करते हैं। तो उसी नाम से डिविडेंड मेथड इसका नाम हो गया, इस मेथड का। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं K = DPS / MP × 100। बात हो रही है, हम डिविडेंड मेथड की बात हो रही है, तो ओबियसली जो शेयर होल्डर्स हैं, अंशधारी हैं, उनको रिटर्न में क्या देंगे? रिटर्न में डिविडेंड देंगे, है ना। हम उनकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, किसकी? ये KE का अर्थ क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये देखिए K = कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर DPS की बात हो रही है। DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ लिखा हुआ है करंट रेट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। वर्तमान में जो भी दर चल रही है डिविडेंड लाभांश की, प्रति अंश लाभांश की जो दर चल रही है वो है DPS। MP है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ये मार्केट प्राइस ऑफ शेयर लिखा है, यानी बाजार मूल्य। जो भी अंश है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार मूल्य क्या है, उसको कहा गया MP। DPS कहा गया है डिविडेंड पर शेयर, जो करंट में डिविडेंड पर शेयर जो रेट चल रही है उसकी बात यहाँ हो रही है। और KE यहाँ पर कॉस्ट ऑफ
इक्विटी है, क्योंकि हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। पहली मेथड है लाभांश प्राप्ति विधि, है ना। लाभांश की बात हो रही है, हमें फॉर्मूला मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ एक मेथड और हम देख लेते हैं, फिर साथ ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड है हमारी उपार्जन प्राप्ति विधि, इसको अर्निंग मेथड भी कहते हैं। कौन सी मेथड, अर्निंग मेथड। ये देखिए डेफिनेशन है, इस विधि के अंतर्गत समता अंश पूंजी की लागत का निर्धारण अंशों पर होने वाली प्रत्याशित आय को उसके बाजार मूल्य से संबंधित की जाती है। यानी बात यहाँ क्या हो रही है, अर्निंग की बात हो रही है, कितना आप अर्न करते हो, आपका उपार्जन कितना है ना, उसके आधार पर इस मेथड को फॉलो किया गया है। इसमें ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, आपको कितनी अर्निंग हुई एक शेयर से उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, अर्जन प्रति अंश, और एमपी है मार्केट प्राइस पर शेयर, बाजार मूल्य, अंश का बाजार मूल्य प्रति बाजार मूल्य है, और यहाँ पर के है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसका फॉर्मूला बनता है के कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो जाता है उपार्जन प्राप्ति विधि, यील्ड मेथड, ठीक है। अर्निंग यील्ड मेथड की बात हो रही है। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने प्रति अंश 100 रुपया पूर्ण चुकता के हिसाब से 2000 समता अंशों का निर्गमन किया, ठीक है। ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने पर शेयर 100 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर इक्विटी शेयर क्या करे, मार्केट में इशू करे हैं। कंपनी ने कर पश्चात 20,000 रुपए का लाभ अर्जित किया। कंपनी ने आफ्टर टैक्स 20,000 की अर्निंग करी है, प्रॉफिट प्राप्त करा है। इन अंशों का बाजार मूल्य, जो ये शेयर है इनकी मार्केट वैल्यू क्या है, 160 रुपए पर शेयर है, और इन अंशों पर लाभांश 8 रुपए प्रति अंश चुकाया जाता है। डिविडेंड कितना चुकाया जाता है, 8 रुपए प्रति अंश। तो इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से, दोनों विधियों से दोनों विधि कौन कौन सी है, सबसे पहले लाभ प्राप्ति और दूसरी उपार्जन प्राप्ति के आधार पर अंश पूंजी की लागत ज्ञात करेंगे। तो दोनों विधियों से अंश पूंजी की लागत यानी के ज्ञात कीजिए, दोनों मेथड से, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों मेथड्स को लिखेंगे, देन हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फर्स्ट हमारी है डिविडेंड, ये सॉल्यूशन, डिविडेंड यील्ड मेथड, and second is earning yield method, राइट। दो हमारी क्या हो गई, मेथड्स हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले के इस फॉर्मूले में, डिविडेंड यील्ड मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है। वेज डीपीएस क्या है, डिविडेंड पर शेयर, कितना दिया हुआ है, इन अंशों पर लाभांश 8 रुपए प्रति अंश दिया हुआ है। तो हमारे पास डीपीएस क्या है, डीपीएस 8 रुपीज पर शेयर, राइट। हमें एमपी चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए, मार्केट प्राइस कहाँ दी हुई है, देखिए। इन अंशों का बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस कितनी दी है, 160 रुपए प्रति अंश, तो हम यहाँ लिख देंगे 160
रुपीज़ पर शेयर दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है, इजी है बहुत। इसको क्या करेंगे, यहाँ इन डेटा को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो DPS हमारा 8 है, मार्केट प्राइस 160 है, और इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, राइट। तो सॉल्व कर दो इसको, 2 10 5, तो कितना आया 5%। ठीक है, हमारी KE कितनी आई 5%। किस विधि से, डिविडेंड यील्ड मेथड से। अब हम किससे सॉल्व करेंगे, अर्निंग यील्ड मेथड से, है ना, उपार्जन से सॉल्व करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, हमारा फॉर्मूला है KE इजिकल टू EPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100, राइट। MP हमने देखा ही था, मार्केट प्राइस कितनी है 160, यहाँ लिख दिया 160 मल्टीप्लाई 100 लिख दिया। EPS होता है अर्निंग पर शेयर, राइट। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाला जाता है, नेट अर्निंग, जितना आपको लाभ प्राप्त हुआ है वो, अपॉन नंबर ऑफ शेयर, जितने शेयर की संख्या है वो लिख दी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं EPS निकालने के लिए नेट अर्निंग। नेट अर्निंग शुद्ध लाभ क्या है, कंपनी ने कर पश्चात 20,000 का लाभ, तो 20,000 हमारे लिए नेट अर्निंग हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, शेयर की संख्या कितनी है 2000 समतांश, तो हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे 2000, तो हमें क्या रिसीव होगा 10, यानी हमारा EPS कितना निकला, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज निकला, राइट। तो हम यहाँ EPS लिख देंगे 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे, राइट। तो सॉल्व कर दो इसको, 6.25%। कंप्लीट है, यहाँ तक इजी था, बहुत कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले को लेना है और फॉर्मूले को वैल्यू पुट करनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, और इसमें मार्केट वैल्यू दी है तो उसको कैसे लगाते हैं फॉर्मूले में। एक बार हम वापस से रिवाइज कर देते हैं। तो ए लिमिटेड ने प्रति अंश 100 रुपये प्रति चुकता के हिसाब से 2000 समता अंशों का निर्गमन किया। 2000 के शेयर क्या करें, पब्लिक में इशू करें। पर शेयर वैल्यू कितनी 100, अभी हमें पर शेयर वैल्यू का क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो कंपनी ने कर पश्चात कंपनी ने क्या करा, टैक्स पे करने के बाद 20,000 का लाभ अर्जित किया, यानी टैक्स पे कर दिया, उसके बाद उसका प्रॉफिट, उसकी अर्निंग, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 का हुआ। इन अंशों का बाजार मूल्य, यानी ये जो शेयर थे ना, इनकी मार्केट वैल्यू 160 है। 100 रुपए में तो इशू करें, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 160 है, तो हमें MP मिल गया, यहाँ पर मार्केट प्राइस पर शेयर मिल गया प्रति अंश 160 रुपए। फिर इन अंशों पर लाभांश 8 रुपए प्रति अंश चुकाया जाता है। डिविडेंड पर शेयर कितना चुकाया जाता है इन शेयरों पर, 8 रुपए प्रति अंश। तो हमारे पास हमें DPS भी मिल गया। तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हुई, क्यों, क्योंकि हमें डेटा डायरेक्ट ही दिया हुआ था। हमने क्या करा, दोनों मेथड से सॉल्व करना था कि अंश पूंजी की लागत दोनों मेथड से सॉल्व करनी है, तो हमें दोनों मेथड पता है। डिविडेंड यील्ड मेथड है, जिसको हिंदी में कहा जाता है लाभांश दर, और इसको कहा जाता है अर्निंग, उपार्जन के आधार पर उपार्जन प्राप्ति विधि, और इसको लाभांश प्राप्ति विधि कहा जाता है ना। दोनों के फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, DPS हमें दिया हुआ था 8, वो हमने यहाँ लिख दिया। मार्केट प्राइस हमें दी थी पर शेयर वैल्यू 160, वो हमने लिख दी। और फॉर्मूले में DPS की जगह 8 और MPA की जगह 160 लिख के इसको सॉल्व करा, तो हमारा KE कितना आया 5%, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी आई हमारी 5% अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड मेथड। उसके बाद दूसरी मेथड हमारी है
दूसरी मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड, फॉर्मूला हमने पुट करा, इसमें क्या अर्निंग के हिसाब से चलना है, उपार्जन या आपका जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमने अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब नेट अर्निंग होता है जो आपको शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है वो कितना है, तो हमें क्वेश्चन में दिया था कंपनी ने कर पश्चात 20,000 का लाभ, तो 20,000 हमारे लिए हो गया नेट अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2000 डिवाइड करा तो हमारे पास रिसीव हुआ डेटा 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज है अर्निंग पर शेयर, प्रति अंश उपार्जन प्रति अंश ये दिया हुआ है ना। फिर इसको हमने वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट करा। अब EPS 10 निकला तो यहाँ 10 आ गया, मार्केट प्राइस 160 दी हुई है वो लिख दी, 100 कर दिया और इसको सॉल्व करा तो हमारा KE आया 6.25% अकॉर्डिंग टू अर्निंग यील्ड मेथड, राइट। बस फॉर्मूला याद रखना है, डेटा को पुट करना है, आपको ये पता होना चाहिए अर्निंग क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये दोनों हो गई KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब इसके साथ ही हम कंटिन्यू करते हैं एक और मेथड, अंशों की एक और मेथड भी बाकी है, हम बता देते हैं आपको कौन सी है वो। तो आप यहाँ देख सकते हो हमने फर्स्ट ये देख ली, उसके बाद सेकंड उपार्जन प्राप्ति विधि के बारे में भी हमने अभी चर्चा कर ली, अर्निंग यील्ड मेथड जो अर्निंग पर प्रॉफिट पर बात करती है, डिविडेंड जो डिविडेंड की बात करती है, यानी ये DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई बाय 100 कहती है KE। यहाँ KE क्या कहती है, अर्निंग की बात करती है, तो EPS अपॉन MP इंटू 100 कहते हैं इस फॉर्मूले में। अब थर्ड है लाभांश प्राप्ति तथा लाभांश वृद्धि विधि, ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड, इसकी पूरी फुल फॉर्म ये है। तो ये लाभांश प्राप्ति वृद्धि विधि क्या है, यानी कहीं ना कहीं ये मेथड इसी मेथड का पार्ट है, लाभांश प्राप्ति विधि। ये देखिए लाभांश प्राप्ति विधि, लेकिन इसमें नई चीज क्या ऐड हो गई है, वृद्धि, ग्रोथ की बात कर रहे हैं। अब ग्रोथ की बात क्या कर रहे हैं, जब शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, राइट, जब शेयर होल्डर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आफ्टर अ टाइम या फिर लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग रन में बिजनेस से एक्सेप्ट करते हैं, कंपनी से एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमें डिविडेंड मिलेगा उसमें वृद्धि होगी, ज़्यादा मिलेगा, तभी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप एक फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे या कम डिविडेंड देंगे तो आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में आपको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, आपने होल्डर से पैसा ले रखा है, इक्विटी होल्डर से, तो वो इक्विटी होल्डर्स भी ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में हमें रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा मिले, हमारे रिटर्न्स में क्या हो, वृद्धि हो, जो हमें डिविडेंड दिया जा रहा है उसमें क्या हो, ग्रोथ हो, वृद्धि हो। इसीलिए इस मेथड का नाम हो गया वृद्धि विधि, यानी जो लाभांश मिल रहा है उसमें भी क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऐसी एक्सेप्टेशन कौन करता है, डिबेंचर, ये जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो करते हैं। तो कंपनी इनकी भी क्या करती है, कॉस्ट फाइंड आउट करती है विथ फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला काफ़ी ईजी है। जब हम बात करें लाभांश प्राप्ति की, तो लाभांश प्राप्ति का फॉर्मूला ये है, तो पूरा फॉर्मूला ये ले लो, लेकिन साथ में ये क्या कह रहा है, वृद्धि विधि। वृद्धि विधि कर दो मतलब इसमें ग्रोथ को ऐड कर दो। क्या कर दो, इसमें ग्रोथ रेट को ऐड कर दो। अब ये ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होती है तो हम अभी देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मैंने आपको बताया ये लाभांश प्राप्ति में लाभांश वृद्धि विधि, डिविडेंड यील्ड एंड डिविडेंड ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग इसमें हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, फॉर्मूला ये पूरा आप देख ही रहे हो, ये किसका फॉर्मूला है, पूरा डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला ले लिया इन्होंने, जहां DPS अपॉन MP इंटू 100 DPS है डिविडेंड पर शेयर,
MP है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 100 है ही, और बस एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी ग्रोथ की, क्योंकि विधि का नाम ही वृद्धि विधि है, यानी ग्रोथ रेट को क्या करना है, ऐड करना है। ग्रोथ रेट को, वृद्धि दर को क्या करना है, इस फॉर्मूले में सिर्फ ऐड करना है। तो हमने लाभांश प्राप्ति या लाभांश वृद्धि विधि का फॉर्मूला देख लिया, K = DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ। यानी सिंपल सी बात है, जो हम डिविडेंड यील्ड मेथड कर रहे हैं ना, उसका ही फॉर्मूला हमें लेना है और बस ग्रोथ रेट को ऐड कर देना है, सिंपल सा है। तो हमें क्वेश्चन से ही इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलायबल लिमिटेड कंपनी के अंश बाजार में वर्तमान में 20 रुपए प्रति अंश जारी किए जाते हैं। मार्केट में कितनी वैल्यू है इसकी, 20 प्रति अंश। तो क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस मिल गई है, राइट। कंपनी प्रति अंश 1 रुपया लाभांश चुकाती है, डिविडेंड कितना पे करती पर शेयर, 1 रुपये, तथा विनियोक्ता प्रति अंश 5% लाभांश वृद्धि की आशा करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं कंपनी से कि हमारी ग्रोथ कितनी होगी। ये देखिए, लाभांश वृद्धि की बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, वो कितनी दी हुई है, 5%। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है लाभांश वृद्धि विधि के आधार पर अंश पूंजी की लागत। हमें क्या ज्ञात करना है, अंश पूंजी की, तो के की तो बात कर ही रहे हैं, अंश पूंजी की लागत, लेकिन कौन सी मेथड से, लाभांश वृद्धि विधि के आधार पर। हमारे सामने क्वेश्चन है, फॉर्मूला है और हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे अब इसमें, हमारा फॉर्मूला क्या है, के कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू DPS अपॉन MP मल्टीप्लाई 100 प्लस G फॉर ग्रोथ है, यहाँ पर ग्रोथ रेट, ठीक है। अब DPS कितना दिया क्वेश्चन में, डिविडेंड पर शेयर कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 1 रुपया। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कंपनी प्रति अंश 1 रुपया लाभांश चुकाती है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना है, 1 रुपीज़, राइट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, MP चाहिए। MP मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस बिगिनिंग में दिया था, वर्तमान में 20 रुपये प्रति अंश जारी किए जाते हैं बाजार में, तो 20 रुपये क्या हो गए, मार्केट प्राइस हो गई। अब हमें क्वेश्चन में G भी चाहिए, ग्रोथ रेट चाहिए। ग्रोथ रेट कितनी है, 5%, यानी इन्वेस्टर एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ग्रोथ कितनी हो, फ्यूचर में 5% हमें एक्स्ट्रा मिले, ग्रोथ हो हमारी। तो हम ग्रोथ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, राइट, इक्विटी कैपिटल। अब DPS 1 डिवाइड बाय MP 20 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस G ग्रोथ रेट करनी, ग्रोथ रेट कितनी है, 5%, ठीक है। ये हम ऐसे लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर जो आएगा, यानी जो आएगा वो क्या है, एक्चुअली हमारा डिविडेंड यील्ड मेथड ही है ना, तो बस वही सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया 5%, 5 टाइम, तो 5% तो हमारी ये आ गई, प्लस उसमें ऐड कर दो ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितनी है, 5%, तो ये हो गई टोटल 10%। तो हमारी के आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई, किसके हिसाब से, लाभांश वृद्धि विधि के आधार पर। यानी ये विधि तो लाभांश विधि थी ही,
ठीक है, लाभांश विधि थी ही, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, ग्रोथ ऐड कर दी। सिंपल सा फॉर्मूला है और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारी 10% क्या आ गई, के आ गई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। हमें क्या करना पड़ेगा, यानी सीधी सी बात है, इसमें इन्वेस्टर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमें डिविडेंड इस रेट से भी मतलब ज़्यादा मिलेगा, 5% की वृद्धि होगी। जितना मिल रहा है वो तो इनफ है, लेकिन इतनी हमें वृद्धि होगी, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, फर्म में इन्वेस्ट करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो होप रखता है कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या हो, ज़्यादा डिविडेंड प्राप्त हो, ग्रोथ हो हमारे डिविडेंड की रेट में, है ना। तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले को हमने देखा और क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, समतांश पूंजी की लागत की बात करी जिसमें 3 विधियां थी। फर्स्ट थी लाभांश प्राप्ति विधि, जिसमें हमने लाभांश को, डिविडेंड को हाईलाइट करा था। उसके बाद हमने पढ़ा उपार्जन प्राप्ति विधि, जिसमें हमने अर्निंग को हाईलाइट करा। उसके बाद लाभांश प्राप्ति था, लाभांश वृद्धि विधि में हमने ग्रोथ के ऊपर बात करी, ग्रोथ को हाईलाइट करा। तो इन्हीं 3 मेथड्स के आधार पर हमने समतांश पूंजी की लागत की गणना कर दी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।